नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने अभ्यास प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा था विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या फिर 27 सितंबर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 25 सितंबर। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP की एक पहल थी, जिसे इस्तांबुल में आयोजित एक सम्मेलन में मान्यता प्रदान की गई। इसके लिए 25 सितंबर का दिन चुना गया था क्योंकि इसी तारीख पर अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की 1912 में स्थापना की गई थी। इस वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ रखी गई है। फार्मासिस्ट को केमिस्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 सितंबर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का स्थापना दिवस मनाया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY का स्थापना दिवस अंत्योदय दिवस के तौर पर मनाया है। इस दिवस को कौशल से कल बदलेगा थीम के तहत मनाया गया है। अब तक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ने 10.51 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया है। इन प्रशिक्षित युवाओं में से 6.65 लाख को सफलतापूर्वक नौकरी के लिए रखा गया। इसी दिन किसान उत्पादक संगठन की क्षमता निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही एक हिस्सा है। 25 सितंबर को DDU-JKY के तहत कैप्टिव रोजगार पर दिशा निर्देश जारी किए गए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 से सकारात्मक वेतन प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने की बात कही है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर EPFO। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 से सकारात्मक वेतन प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने की बात कही है। इस प्रणाली के अंतर्गत 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान की आवश्यकता वाले चेक के प्रमुख विवरणों को रिकन्फर्म करना अनिवार्य है। नई प्रणाली के तहत चेक जारी करने वाले को चेक का विवरण जैसे लाभार्थी का नाम, दिनांक, राशि SMS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सबमिट करना होगा। SMS के अलावा जारीकर्ता इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या ATM के जरिए विवरण दे सकता है। RBI के मुताबिक सकारात्मक वेतन प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम 1 जनवरी 2021 से लागू होगी। RBI ने बैंकों को सभी शाखाओं में डिस्प्ले और SMS अलर्ट के माध्यम से PPS सुविधाओं के बारे में ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, इस वर्ष भारत जापान के बीच होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX का कौन सा संस्करण संपन्न होना है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चौथा। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास GMAX का चौथा संस्करण 26 से 28 सितंबर के बीच संपन्न हो रहा है। यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में हथियारों, एयर वॉरफेयर, पनडुब्बी रोधी और दोनों देशों की नौसेनाओं के युद्ध कौशल को भी शामिल किया जाना है। इसके अलावा इस अभ्यास में P-81 लॉन्ग रेंज मार्शल पेट्रोल एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया गया है। इस अभ्यास को 2012 में समुद्री सहयोग पर विशेष ध्यान देने के लिए शुरू किया गया था। इससे पहले इस अभ्यास का अंतिम संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 28 सितंबर? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 26 सितंबर।
हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में पहला रिजोल्यूशन अपनाया गया था। वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हासिल करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट एक ऐसी ही ट्रीटी थी जिसे 1991 में यूएसएसआर और यूएसए के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इस संधि ने देशों को परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करने से रोक दिया था। इसे 2009 में समाप्त किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 26 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गठित नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नेमी चंद्र जैन, डॉक्टर प्रदीप खन्ना, डॉक्टर अश्वनी भट्ट या फिर डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा? उत्तर है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर किया गया है। यह कमीशन अब चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशे का सर्वोच्च नियामक होगा। आयोग में कुल 33 सदस्य होंगे। इसकी अध्यक्षता एक चेयरपर्सन द्वारा की जानी है। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को नेशनल मेडिकल कमीशन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति मिली है। इनके साथ ही आयोग में 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। एनएमसी के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मान्यता के लिए केवल एक बार अनुमति लेनी होगी। इसका कार्य स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों की आवश्यकताओं का आकलन करना होगा। एनएमसी यह सुनिश्चित करने का काम करेगा कि राज्य चिकित्सा परिषद नियमों और विनियमों का पालन करती है या नहीं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप द्रव गैस में परिवर्तित होता है। संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गैस द्रव में परिवर्तित होता है। जमने से गैस का ठोस में परिवर्तन होता है या फिर ठोस से द्रव में परिवर्तन संगलन के कारण होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जमने से गैस का ठोस में परिवर्तन होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं का आपस में अंतरा रूपांतरण यानी इंटर कन्वर्सन होता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप द्रव गैस में परिवर्तित होता है। वहीं संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप गैस द्रव में परिवर्तित होता है, जबकि डिपोजिशन से गैस का ठोस में परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ठोस का गैस में परिवर्तन होता है। वहीं ठोस से द्रव में परिवर्तन संगलन यानी फ्यूजन के कारण होता है, जबकि द्रव का ठोस में परिवर्तन जमने के कारण होता है। तो इस तरह इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है गैस का ठोस में परिवर्तन होता है जमने से, जबकि होना चाहिए द्रव का ठोस में परिवर्तन होता है जमने से। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही है, क्योंकि हमने आपसे पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्नलिखित में से किसके कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? ठोस, द्रव, गैस या फिर उपर्युक्त तीनों? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ठोस। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जबकि गैस के कणों में आकर्षण बल सबसे कम और द्रव के कणों में आकर्षण बल गैस और ठोस के कणों के आकर्षण बल के बीच होता है। अगर हम क्रम की बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल का क्रम कम से ज्यादा की तरफ इस प्रकार है: गैस, द्रव और ठोस, यानी गैस में सबसे कम और ठोस में सबसे अधिक। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ठोस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुले सोडियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, संघनन, आसवन या फिर संगलन? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आसवन। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन या आसवन यानी इवेपोरेशन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है
आसवन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातुएं कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब हुआ होमोजेनस मिक्सचर। दूसरा स्टेटमेंट है, मिश्र धातु को भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसका उत्तर है केवल दो। धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु यानी एलॉयज कहते हैं। इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि यह अपने घटकों यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन यानी कॉम्पोजिशन करते हैं। उदाहरण के लिए पीतल एक मिश्र धातु है जो जिंक और कॉपर का मिश्रण है। इसमें जिंक की मात्रा लगभग 30% और कॉपर की मात्रा लगभग 70% होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है केवल दो। आज के सेशन का अंतिम सवाल, निलंबन यानी सस्पेंशन के गुण धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पर विषमांगी मिश्रण का मतलब हुआ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। और चौथा, निलंबित कण अस्थायी होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ये कण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ये कथन गलत है। विश्लेषण की बात करें तो निलंबन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। यह निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर यानी विजिबल हो जाता है। जब इन कणों को शांत छोड़ दिया जाता है तो यह कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं यानी निलंबित कण अस्थायी अनस्टेबल होते हैं। छनन विधि यानी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु या फिर केरल? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।